नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राह सक्सेस की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। इसके पहले दोस्तों जो कड़ी चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल की, उसमें फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 32 तक हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद का टॉपिक एक लेक्चर उसमें और है, आर्टिकल 33, 34, 35। वो बहुत ही छोटी छोटी बातें उसमें कही गई हैं, वो आप अपने से भी पढ़ सकते हैं और फिर उसमें एक लेक्चर हम और बीच में किसी दिन रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर देंगे कि फंडामेंटल राइट में संशोधन कैसे किया जा सकता है और इसका कोरिलेशन बनेगा। अभी जब डीपीएसपी के बारे में हम डीपीएसपी का महत्व बताएंगे और जब हम बताएंगे कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट आपस में कहाँ कंट्राडिक्ट करते हैं, तब कैसे संशोधन की बात की गई और किसको प्राथमिकता दी गई कि कौन सा फंडामेंटल राइट को ज़्यादा वरीयता दी गई या फिर डीपीएसपी को, इस बात पे डिस्कस करते समय हम आपसे आगे नेक्स्ट किसी लेक्चर में इसी बीच में डीपीएसपी पढ़ाते समय डिस्कस करेंगे। आइए आज हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा आर्टिकल भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दरअसल इसके नाम में ही इसके महत्व इसका छिपा हुआ है। डीपीएसपी का तात्पर्य जो कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, या कहीं कहीं है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, तो इसके टॉपिक में ही इसकी बातें छिपी हुई हैं कि ये कहता क्या है और उसी के अनुरूप हमने इसके परिभाषा को डिफाइन किया है कि इसकी परिभाषा क्या है। इसके हूबहू जो शब्दावली लिखी है उसी के अनुरूप से जो कह रहा है कि राज्य को डीपीएसपी है क्या, कि राज्य को दिए गए वे सकारात्मक निर्देश जो देश के शासन के लिए मूलभूत हैं। यहाँ भी कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसी शब्दावली के अनुसार इसकी डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। हाँ, एक बात और आप इसको याद रखिएगा कि कभी हम जल्दबाजी में एक बात स्किप कर दिए कि कई एग्जामों में पूछा जाता है यह बात बार बार कि किस भाग में यह पाया जाता है और इसको लिया कहाँ से गया है, इसकी अवधारणा प्रेरित कहाँ से है। ये आयरलैंड से लिया गया है जो है, और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक ये डिफाइंड है। इस बात को आप समझ रहिए। और नीति निर्देशक, कहीं कहीं ये निर्देशक भी लिखा है और नाम भी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात ऐसे निर्देश जो राज्य के लिए संविधान निर्देश देता है, वह सकारात्मक निर्देश जो राज्य के शासन के या नीति निर्माण में के संचालन में मूलभूत हो। वो कह रहा है कि राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश, अर्थात संविधान के द्वारा राज्य के दिए गए वे सकारात्मक निर्देश जो देश के शासन के संचालन के लिए मूलभूत, अर्थात यह फंडामेंटल हो। अर्थात संविधान के द्वारा राज्य को दिए गए वो निर्देश, जब राज्य अपने शासन, अपनी सरकार का शासन चलाता रहे तो उनकी नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन में इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया है। ये डीपीएसपी कहती है। फिर कह रहा है कि अगला ही प्रश्न लाइन की नीति निर्माण, अर्थात जब कोई विधि या नियम संसद के द्वारा बनाया जाएगा, सरकार के द्वारा, तो इस और क्रियान्वयन जब किया जाएगा तो उसमें जो बातें डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से 51 तक की गई हैं वो मूलभूत रखना जरूरी है, वो सारी बातें। और इसी के हिसाब से हमारे स्टेट जो भी हमारे सरकार होती है वो संविधान के प्रावधानों और डीपीएसपी के तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही आगे अपनी सभी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करता है और बनाता है। कभी अगर सरकार का मूल्यांकन करना होगा तो आप डीपीएसपी को एक बार व्यवहारिक तरीके से इसको पढ़िए और उससे कोरिलेट करेंगे तो जरूर आपको पता चलेगा कि सरकार किन डायमेंशन पे आगे बढ़ रही है। आर्टिकल अभी 36 चलेंगे, 37 चलेंगे। जैसे जैसे हम जिस आर्टिकल पढ़ते जाएंगे हम आपके हर एक आर्टिकल को एलोबरेट करते हुए समझाते हुए चलेंगे, जिससे कि आप ऐसा नहीं है डीपीएसपी को पढ़ाना हो तो उसको 1 घंटे में टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसको लगभग 5 लेक्चर्स छह जाएगा इसमें, जिससे कि एक एक आर्टिकल का मूल भावार्थ जो है वो आप समझ सकेंगे। तो यह कहता है कि इसका जो उद्देश्य है डीपीएसपी का, कह रहा है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी का तात्पर्य यहाँ क्या है कि राज्य के 2 प्रारूप होते हैं, आगे हम आपको डिफाइन किया है, लेकिन कल्याणकारी का शब्दावली क्या है कि भारत को वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है डीपीएसपी,
क्योंकि जब अब इसको रखने का तात्पर्य यहाँ पृष्ठभूमि इसकी कहाँ से बनी, जब देश आजाद हो रहा था तो उस समय भारत में व्यापक रूप में असमानता और गरीबी व्याप्त थी, भुखमरी व्याप्त थी। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं के द्वारा ऐसी बातें रखी गई संविधान में कि हमारा डीपीएसपी जो है वो भारत को कल्याणकारी राज्य बनाता है। ऐसा कहता है कि भारत का जो उद्देश्य है इसका, वो भारत को वेलफेयर स्टेट बनाने के एम और टारगेट रखता है। आगे चलते हैं हम देखते हैं कि सरकार, कल्याणकारी शब्द का तात्पर्य क्या है कि सरकार जनता के सभी वर्गों सहित, मतलब सभी वर्गों के साथ विशेषकर वंचित वर्गों पे, जो कि समाज में हाशिए पर स्थित है, अंतिम पायदान पे स्थित व्यक्ति का भी कल्याण करने का कार्य करे, इसे कहते हैं कल्याणकारी राज्य। राज्य दो प्रकार के होते हैं, एक पूंजीवादी राज्य, एक कल्याणकारी राज्य, एक समाजवादी राज्य। तो यह कल्याणकारी राज्य समाजवादी से मेलजोल पूरा वही है। आगे राज्य के कितने प्रारूप होते हैं, इस बात को डिफाइन करने के लिए हमने यह रखा कि कल्याणकारी राज्य का क्या तात्पर्य है और पुलिस राज्य का क्या तात्पर्य है। राज्य को डिफाइन करते समय दो प्रारूप में इसको डिफाइन करते हैं, एक तो पुलिस राज्य हो गया और एक कल्याणकारी राज्य हो गया। भारत में क्या है, जो संविधान हमारा भारत के लिए निर्देश देता है शासन के लिए, वो कल्याणकारी राज्य का निर्देश देता है कि भारत को वेलफेयर स्टेट बनाना है। आइए देखते हैं कि राज्य के प्रारूप क्या है। एक पुलिस राज्य, एक कल्याणकारी राज्य। पुलिस राज्य उसे कहते हैं कि ऐसा राज्य जिसकी भूमिका सिर्फ सुरक्षा प्रदायक हो, अर्थात वह एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो और किसी भी व्यक्ति के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, उसे कहा जाता है पुलिस राज्य। जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो, जिसका समतामूलक वितरण में या राज्य के आर्थिक संसाधनों पे कोई भी हस्तक्षेप न हो, उसे पुलिस राज्य कहा जाता है। नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसे कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है स्टेट कमीशन और यूपीएससी के एग्जाम में भी कि अहस्तक्षेपवादी राज्य क्या है, किसे कहते हैं, जो है अहस्तक्षेपवादी राज्य और कल्याणकारी राज्य। तो ऐसा राज्य जो है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे और उनके व्यक्तिगत जीवन और आर्थिक जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करे, वो अपनी योग्यता के अनुसार संसाधनों पर स्वामित्व धारण करे, ऐसा राज्य पुलिस राज्य कहलाता है। और सीमित राज्य कहते हैं, दो शब्दावली है इसको, ये सीमित राज्य हो गया और हमारा जो भारत है संविधान सो कल्याणकारी राज्य। ऐसा कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य है कि ऐसा राज्य जो नागरिकों के समग्र विकास की परिस्थितियां निर्मित करे। समग्र विकास मतलब उसका भौतिक विकास, उसका नैतिक विकास, उसका आर्थिक विकास और उसका सामाजिक विकास और उसका राजनीतिक विकास के लिए ऐसी परिस्थितियां विद्यमान करे कि उनका विकास हो सके और बुनियादी जरूरत को पूरा करे। कहा कि ऐसा राज्य जो नागरिकों के समग्र विकास जो है, एग्रीगेट डेवलपमेंट की बात करता है, यहाँ टोटल डेवलपमेंट की बात करता है और बुनियादी जरूरत उपलब्ध कराए। बुनियादी जरूरत का तात्पर्य यहाँ है कि ऐसी जीवन निर्वाह जो किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जरूरी हो, जैसे कि काम, रोटी, कपड़ा और मकान, और काम करने के लिए आर्थिक संसाधन इकट्ठा करने के लिए सरकार के द्वारा रोजगार मुहैया कराया जाए। इसीलिए इसे कहा जाता है भारी भरकम राज्य। अपने स्टेट को कहा जाता है, अपने जैसे जो देश है और अपने देश की बात यहाँ किया जाए तो उसे बिग स्टेट की संज्ञा दी जाती है। इसे सीमित स्टेट को कहा जाता है और इसे भारी भरकम राज्य कहा जाता है। बिग स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हस्तक्षेपकारी राज्य होता है, आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप की बात करता है। हमारे संविधान में समतामूलक वितरण की बात की गई है, समाजवाद की बात की गई है और यह बात प्रस्तावना में पहले ही उल्लेखित की गई है कि भारत का शासन स्वरूप कैसा होगा, जो है समाजवादी होगा। समतामूलक वितरण पे बात करती है और सभी नागरिकों के आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप होता है कि सही संसाधनों का असमान वितरण न हो और संसाधनों का केंद्रीकरण न हो। केंद्रीकरण की बात आगे आर्टिकल 39 में यह बातें इलोबरेट करेंगे हम आपसे कि कैसे संसाधनों का एक केंद्रीकरण हो रहा है और कैसे मना करता है डीपीएसपी। तो इसलिए इसे कहा जाता है भारी भरकम राज्य और बिग स्टेट या हस्तक्षेपकारी राज्य है। यह सब शब्दावलियां हैं जिनको आप अगर एक शब्दावली याद किए रहेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी चीज को डिफाइन कर पाएंगे। आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, हमने अभी आपको यहाँ बताया था कि अहस्तक्षेपकारी राज्य ऐसा है जो आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। कोई कितना भी आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण कर ले, लेकिन वह राज्य किसी के व्यक्तिगत जीवन और आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन कल्याणकारी राज्य समतामूलक वितरण पर बल देता है और नागरिकों की बुनियादी जरूरत उपलब्ध
कराने पर बल देता है। यह हुई कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। नागरिकों हेतु सकारात्मक जो है कार्य किया जाता है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि बुनियादी जरूरत, वही यहाँ बातें लिखी गई हैं कि भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बातों को ध्यान रखा जाता है, जो कि समाज में स्थित अंतिम पायदान पर व्यक्ति या हाशिए पर स्थित व्यक्ति के लिए भी यह सुविधाएं मुहैया की जा सके। ठीक, अब देखते हैं कि इसका महत्व क्या है डीपीएसपी का। डीपीएसपी का महत्व आप इन सब चीजों को जो है महत्व में गिन सकते हैं, इस पॉइंट को भी और यहाँ भी, लेकिन एक बार और हम देखेंगे कि यह सामाजिक रूपांतरण का माध्यम बना है। जब संसाधनों की केंद्रीकरण पर रोक लगाई गई डीपीएसपी के द्वारा, संसाधनों के समतामूलक वितरण पर बल दिया गया, तो यह सामाजिक रूपांतरण का माध्यम बना है। जैसे कि औपनिवेशिक समय या प्राचीन भारत में या भारत की आज़ादी के समय ही भारत में जो वर्ग, जो समूह, जो जातियां वंचित समाज में थी या वंचित वर्ग में थी, वह आज एक नेतृत्वकारी भूमिका में हैं। जैसे किसी भी कास्ट को आप देख लीजिए, चाहे एससी हो या एसटी हो, आज हर वह जातियां जो पिछले काल में या पिछले समय में, पिछले अंतराल में जो है शोषित थी, आज वह नेतृत्वकारी भूमिका में आगे बढ़ रही हैं। तो इसी को कहा गया कि यह सामाजिक रूपांतरण का माध्यम साबित हुआ है डीपीएसपी। फिर कहा कि अगला पॉइंट हम आपको बोले, जो पहले ही बोले, कि सरकार के कार्यों का मूल्यांकन का आधार होता है डीपीएसपी। जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सरकार के कार्यों का मूल्यांकन का आधार होता है। कैसे कि आगे 39 से 37, 40 जैसे ही हम आर्टिकल पढ़ाते चलेंगे, उसमें आप यह पॉइंट याद रखिएगा कि कैसे सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करेगा डीपीएसपी, कि सरकार सही चल रही है अपने रास्ते में या नहीं चल रही है, शोषित या वंचित वर्गों के लिए क्या कार्य किया जा रहा है, समाज में अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्ति के लिए क्या काम किया जा रहा है, वो आप इससे कोरिलेट कर पाएंगे। और एक बात और है कि सरकार को अकाउंटेबल बनाता है, जवाबदेह बनाता है कि किसी समाज में किन व्यक्तियों के लिए क्या सुविधा मुहैया कराई जा सके और अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्ति के लिए क्या योजनाएं लाई जा सके। यह सब आगे उज्ज्वला योजना जैसे जो है वृद्धावस्था पेंशन, ये सब बातें इसी से कोरिलेट होती हैं, डीपीएसपी से ही वह सब निकल कर गई हैं, जो कि आगे चलकर डीपीएसपी की बातों को ही ध्यान में रखकर सरकार के द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए योजनाएं बनाई गई है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बहुत लोगों के द्वारा डीपीएसपी को मुश्किल से 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में खत्म कर दिया जाता है, लेकिन अगर इसको सही से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे हिसाब से लगभग इसमें 5 या 6 लेक्चर लगेगा बिल्कुल, क्योंकि एक एक आर्टिकल को एलोबरेट किया जाएगा कि उसको व्यवहारिक जीवन में, अपने सरकार के व्यवहारिक जीवन में उन चीज़ों को कोरिलेट करते हुए आप अपने आप को समझ पाएंगे कि क्या बातें डीपीएसपी में लिखी गई है। रटने की बजाय रट्टाफिकेशन की पद्धति को छोड़ते हुए हम कंसेप्चुअल क्लियरिटी पे जोर देंगे, इसीलिए इसमें समय लगेगा। ठीक है, और आगे इसकी नेचर क्या है, यह प्रकृति इसकी गैर वाद्य योग्य है, क्योंकि यह नॉन जस्टिसेबल है या जस्टिसेबल नहीं है। अर्थात जो बातें स्टेट इसमें कहा है उसकी पूरे न होने पर आप इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा जबरदस्ती या बलपूर्वक आदेश के द्वारा इसको लागू नहीं करा सकते हैं। यह बातें सिर्फ निर्देश के तौर पे स्टेट को दिया गया है, इसीलिए इसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया है। यह एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा कि क्या बातें डीपीएसपी में कही गई हैं, क्या इसकी मूल अवधारणा है, क्या उसका उद्देश्य है। यह एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। कल से हम नियमित रूप से आर्टिकल 36 से शुरू करेंगे और 51 तक क्रमबद्ध रूप में चलते रहेंगे और हर आर्टिकल के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे कॉन्सेप्चुअल। जैसे कि एक बार अगर आप पढ़ लें तो फिर भविष्य में इन बातों को आप एक आर्टिकल पे लगभग 150 शब्द लिखने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होगी। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। अगर हमारा कंटेंट आपको ओरिएंटेड लगे, सही लगे, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाएं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।